5 दर्जन हत्याएं पिछले 1 महीने के अंदर हुई हैं, लेकिन कोई साथी हमारा मीडिया का जो है उसको जंगल राज नहीं बोलता है। इसका मतलब वो पिछले साल गलत वोटों से मोदी जी जीते हैं और सरकार जो बनती हुई चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का चीरहरण और लोकतंत्र की हत्या अगर किसी को देखनी हो आज हिंदुस्तान में, तो बिहार चला जाए और एक बीएलओ के साथ सुबह से शाम तक रहे। साथियों नमस्कार। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि चुनाव आयोग करवा रहा है और उसकी शुरुआत कर रहा है बिहार से 25 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव आयोग तो ये भी कह रहा है कि हमने लगभग ये प्रक्रिया पूरी कर ली है, यानी कि लगभग 8 करोड़ मतदाताओं का डेटा इकट्ठा कर लिया गया है महज 1 महीने में। लेकिन किस तरीके से करा गया है? नकली फॉर्म, असली फॉर्म, लोगों के घर तक जाना ना जाना, बीएलओस का खुद फॉर्म भर के दे देना, और जो लोग इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस पर एफआईआर करवा देना। ये सब तमाम बातें बिहार में चल रही हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सीनियर लीडर आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, नकली फॉर्म, असली फॉर्म, इन सब की बातें चल रही हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने 88% मतदाताओं का डेटा इकट्ठा कर लिया है। देखिए, मुझे लगता है कि नकली फॉर्म, असली फॉर्म तो बहुत छोटी बात है। अब तो इलेक्शन कमीशन पे ही लोग कह रहे हैं नकली हो गया है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो काम हो रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बिहार इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आपने एक नया पैंतरा, एक नया तरीका अपनाया है। मतलब वो चंडीगढ़ मॉडल, अनिल मसीह वाला एक मॉडल था, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा वाला एक मॉडल आया, आंध्रा वाला एक मॉडल, अभी बिहार में नया ही मॉडल आ गया। वहाँ पर लाखों वोट नए जोड़ दिए गए, जितनी आबादी थी उससे ज़्यादा वोट बन गए, और यहाँ पर अब आप लाखों वोट काटने की फिराक में हैं। उसका एक तरीका है जो एसआईआर है। आज वहाँ पर फॉर्म भी नकली बिकेगा, सब कुछ होगा। बीजेपी के लोग बीएलओ बनकर काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन आँख मूंद कर बैठ कर देखेगा। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का चीरहरण और लोकतंत्र की हत्या अगर किसी को देखनी हो आज हिंदुस्तान में, तो बिहार चला जाए और एक बीएलओ के साथ सुबह से शाम तक रहे। बीएलओ को इतना दबाव में रखा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मरता क्या नहीं करता, साहब का आदेश है ऊपर से। डीएम हो, एसडीएम हो, नीचे के बीएलओज हों, सब पागल की तरह काम कर रहे हैं केवल आंकड़े और डाटा जुटाने के लिए, परसेंटेज बताना है बस। अब पूरा हिंदुस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है साहब 80% हो गया, 88.5% हो गया, 70% हो गया। अरे भाई, जितने फॉर्म आ गए क्या वो सारे सही हैं? आप देखिएगा, एक मेरा जो अनुमान है और बाकी लोगों का भी, कि लगभग 10 से 12-15% वोट कटेंगे। ये पहले से तय है, और काटने के तरीके भी उनके पास हैं। चुनाव आयोग तो कह भी चुका है मीटिंग में कि 20% तो हम काटेंगे ही। देखिए, मुझे लगता है सरनेम देखकर और पूरा आइडेंटिफाई करके कि कौन किसका वोटर है, इसका एक प्रोसेस अपनाया जाएगा, और उसके बाद तमाम वोटों को काटा जाएगा। और वो पूरा सीधा इसलिए होगा कि किसी भी तरह से एनडीए की सरकार बनाने में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से ताकत झोंकेगा। लेकिन आलोक जी, जो एक बड़ी डिबेट है कि जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्कफल हुआ, लोग छोड़ के सीमांचल वाले राज्यों में आए, वहाँ से बिहार भी पहुँचे। अगर शुरुआत हो रही है उन लोगों को चिन्हित करने की जो गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, तो फिर उस शुरुआत में क्यों ना सहयोग किया जाए, ऐसा भाजपा कह रही है। तो सहयोग तो किया जा सकता है ना। एक सहयोग तो सभी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है। हाँ। लेकिन प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सभी लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। भाई, आपने जब पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या फर्जी वोटों से मोदी जी जीते थे? भाई, लाखों वोट आप कह रहे हैं अब वो गलत हैं, इसका मतलब पिछले साल गलत वोटों से मोदी जी जीते हैं और सरकार जो बनती हुई चली जा रही है। और अगर सवालिया निशान भी लगता है तो 20 साल से नीतीश की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर केंद्र में 11 साल से सरकार है। माइग्रेंट्स अगर आए तो किसने चेक नहीं किया? माइग्रेंट्स ने अगर वोट बनवाया तो किसने बनवाया? उनके ऊपर पहले कार्रवाई कीजिए। और जब जनवरी फरवरी तक सारा कुछ हो गया था, रिवीजन हो गया था, तो दोबारा से एसआईआर करने का क्या मतलब तुक था? तो ये केवल और केवल मैलाफाइड इंटेंशन के साथ ये कदम उठाया जा रहा है। इसीलिए प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर इवन एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो आंध्रा वाले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं। और लोकतंत्र में सवाल उठाना बहुत वाजिब है, इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह का काम आज इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू की बात आपने की, मैं वहीं आने वाला था। चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है पत्र लिख दिया कि नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से और इनके लेटर से भी विपक्ष को उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल नहीं रहा है।
देखिए आप मुझे लगता उतना जितना ज़्यादा आप विरोध एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद नहीं आया। देखिए मुझे लगता है 28 तारीख का सुप्रीम कोर्ट की डेट है। हम्म, 28 तारीख तक हम सबको वेट करना चाहिए। हम्म, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए कि किस तरह का वो फैसला देता है। आधार कार्ड से लिंक की और तमाम चीज़ें हैं, उन्होंने प्रपोज़ किया है, उन्होंने सुझाव दिया है हम्म, इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का और भाजपा सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान करती है, 28 तारीख को पता चल जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि आधार कार्ड जिसके आधार पर तमाम योजनाएं देश की सरकार चला रही है, तो उसको लिंक किया जाने का आज भी प्रावधान है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। वो जो हमारी मांगे हैं या पिटिशनर्स की जो मांगे हैं, वो सब मांगे पूरी होंगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। अच्छा। जहाँ तक बात चंद्रबाबू नायडू हम्म, की है, वो तो क्या ही बोलेंगे, उनको हम्म, दिखावे के लिए उनको बोलना था, उन्होंने बोल दिया। हम्म, उनकी सरकार स्वयं जिस तरह से बनी है, उनके भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि वहाँ पर भी लाखों वोटर ऐसे हैं जो हम्म, फालतू वोट बने हैं और फालतू वोट डले हैं। तो उनकी तो मुझे लग रहा है कि मोदी साहब ने उनको बिल्कुल पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की मदद से उनको बनवाया है, ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, ये बात तो सभी जानते हैं कि आधार कार्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड इन सबको मान्य किया जाए। सर, आधार कार्ड बनवाना कौन सी बड़ी बात है? कोई एक व्यक्ति अपना बायोमेट्रिक दे के, कोई रेंट का एग्रीमेंट दिखा के आधार कार्ड बनवा सकता है। तो आपको नहीं लगता आधार कार्ड अब उतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं है ये प्रूव करने का कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ? देखिए मुझे लगता है कि नागरिकता का प्रूव करना नहीं करना, कौन सा तरीका अपनाना है, ये तो एमएचए का काम है, हाँ। होम मिनिस्ट्री का काम है, गृह मंत्रालय का, जिसमें मंत्री बन के बैठे हुए हैं कब्जा करके अमित शाह जी चाणक्य की भूमिका में। तो चाणक्य तय करें ना, उनका मंत्रालय तय करे कि भाई नागरिकता को कैसे क्या करना है। अब आप केवल अफरा तफरी करना चाहेंगे, आप लाखों वोट काट देंगे वहाँ पर। अगर 15 से 20% अगर आपकी बात भी हम सही मान लें, तो 1.5 से 2 करोड़ वोट कट जाएंगे। तो क्या वो 1.5 से 2 करोड़ जो वोट होंगे, जो कट जाएंगे, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं होंगे? आप केवल अफरा तफरी करना चाहते हैं, आप डर का माहौल बनाना चाहते हैं और एक फेक नैरेटिव बना के कि हम तो सिटीजनशिप और हम तो माइग्रेंट्स को वोटर, ये फेक नैरेटिव बना के आप केवल एनडीए की मदद करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ शोभा नहीं देती। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ये लूँगा कि आज जब हमारी बातचीत हो रही है उससे कुछ घंटे पहले ही बिहार में भाषण दे के आए हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है कि मोतिहारी को जो है वो मुंबई बनाना चाहते हैं, गया को गुरुग्राम बनाना चाहते हैं। अगर ये इंटेंशन है तो क्या चुनाव इन मुद्दों पे लड़ रही है भाजपा या फिर एसआईआर के सहारे लड़ रही है? आप कहते हैं कि एसआईआर के सहारे लड़ रही है, वो बता रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के सहारे लड़ रहे हैं। देखिए अभी तो एक नैरेटिव और चेंज होगा। हाँ। अभी गुड़गांवा ये वो तमाम तुकबंदियाँ बोली जाएंगी और आखिर में जब चुनाव होगा तो भैंस पर आ जाएगा, मुजरे पर आ जाएगा, ज़्यादा बच्चे वालों पर आ जाएगा, मंगलसूत्र पर आ जाएगा, शुरुआती बातें हैं ये। 80-20 पर आ जाएगा, शमशान कब्रिस्तान पर आ जाएगा, ईद और दिवाली पर आ जाएगा। ये मोदी जी का पैटर्न है। आप 2005-6 से उठा के देख लीजिए, वो कभी भी किसी भी चुनाव को विकास के नाम पर लड़ते ही नहीं हैं। वो केवल जाति और धर्म के नाम पर लड़ते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, मैंने इतने ओबीसी मंत्री बना दिए। अरे भाई आपने बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। आप 11 साल हो गए, बिहार में क्या क्या काम किए उसके नाम पर वोट मांगिए ना। मोतिहारी की शुगर मिल चालू हुई कि नहीं, इस पर मांगिए ना। 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ माफ़ी मांगिए ना आप। पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? वो दरभंगा का एम्स की क्या पोजीशन है? मोदी जी आपने पूरे देश का भट्टा बैठा दिया है। आप केवल भाषण देते हैं लिखे हुए, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो वो भी नहीं दे सकते आप। अच्छा, आप ये सब बात बता रहे हैं, महागठबंधन के पास या कहें इंडिया गठबंधन के पास ऑफर करने के लिए क्या है? कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कि कांग्रेस के बिहार के लीडर्स से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो कि तेजस्वी यादव के साथ कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। महागठबंधन के साथ पास क्या है ऑफर करने के लिए बिहार की जनता को? देखिए ऑफर करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो विकास की ही रहती है। हाँ। और ख़ास तौर पर बिहार में जो तमाम मुद्दे हैं उसमें पलायन और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो स्वाभाविक है कि हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसके अंदर तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो पलायन को फोकस में रखा जाए। पलायन और रोजगार, इन दो चीज़ों को बड़े लेवल पर फोकस में रखा जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन आज बनी हुई है, लगभग 5 दर्जन हत्याएं पिछले 1 महीने के अंदर हुई हैं, लेकिन कोई साथी हमारा मीडिया का जो है उसको जंगल राज नहीं बोलता है। तो कानून व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय रहेगा। ये सब चीज़ें रहेंगी, सब विषय रहेंगे। चलिए, ये तो मैनिफेस्टो बता ही देगा। आपके इस चर्चा के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहिद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।